अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ आज वीडियो में कोई और बैठा हुआ है और इनका इंट्रोडक्शन मैं पहले कर लूँ। इनको खालिद साहब कहते हैं और हमारे क्लास फेलो रह चुके हैं। माशाल्लाह यहाँ पे ये सर्विसेज दे रहे हैं। रीजनल ब्लड सेंटर आरबीसी में अपने सर्विसेज दे रहे हैं काफ़ी अर्से से, और साथ में ये सीना क्लिनिकल लेबॉर्ट्री जो कि डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री है वहाँ पे एज अ मॉर्फोलॉजिस्ट भी काम कर रहे हैं। तो हेमेटोलॉजी में आज मैंने सोचा कि इनसे कुछ रहनुमाई हासिल की जाए, स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदा होगा। और क्योंकि ये मॉर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट इनसे पूछेंगे कि जो मॉर्फोलॉजी होती है वो बेसिकली क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। खालिद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि पहले मैं थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी के बारे में बता दूं। जैसे कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मॉर्फोलॉजी को थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पे हमने ये कहा कि लेट सपोज अगर सीबीसी की रिपोर्ट आती है तो उसको हम फिर देखते हैं कि उसके रेड सेल इंडिसेस है, उसमें से एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी की वेरिएशंस आती है। फिर साथ में हमने कुछ एनएसोसाइटोसिस, साथ में पिकुलोसाइटोसिस और डिफरेंट शेप जो है वो मॉर्फोलॉजी की डिस्कस की। आज हम इनसे पूछेंगे कि क्या प्रैक्टिकली लैब के अंदर इसकी वर्थ क्या है। तो खालिद साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि मॉर्फोलॉजी को हम सादा अल्फाज के अंदर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी बेसिकली एक हम सेल्स के हिसाब से अगर देखते हैं तो बेसिकली सेल की पहचान है। अब वो पहचान आपको डिफरेंशिएट कर रहा होता है कि ये सेल जो है ये नॉर्मल, इसकी क्या पहचान है, और ये जब कंडीशंस जैसे फीवर होता है पेशेंट को, अब उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस को अगर आप पिक करते हैं तो आप उसको उसके डायग्नोसिस में डॉक्टर की हेल्प कर सकते हैं कि क्या इसको कौन सी डिजीज हो सकती है। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जब हम सीबीसी के रिपोर्ट को देखते हैं तो उसमें तीन बेसिकली आइडियल जो है वो पैरामीटर्स होते हैं, जो कि डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है और हीमोग्लोबिन है। तो इनके बेस पे आप कहना चाह रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी को अगर हम देखेंगे तो हमें इन्फेक्शन वगैरह का पता चलेगा? नहीं, वो तो हमें काउंट्स में ये सीबीसी काउंट है। हम बात करें पेरिफेरल स्मेयर की मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, अगर आपकी टीएलसी रेज्ड है, अब आपको देखना होता है कि ये कौन से सेल्स की वजह से रेज्ड है। जैसे हम लिखते हैं कि न्यूट्रोफिलिक लिकोसाइटोसिस, लिकोसाइटोसिस है लेकिन न्यूट्रोफिल की वजह से। सही। अब न्यूट्रोफिल की मॉर्फोलॉजी क्या बता रही है, क्या उसमें टॉक्सिक ग्रेनुलेशंस है या उसमें वेक्यूलेशन है, तो यह हमें बता रही होती है कि मोस्ट प्रोबेबल कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या उसमें लेफ्ट शिफ्ट है। तो ये और फिर दूसरी टाइप का अगर आप देखते हैं कि एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस है या लिम्फोसाइट की मॉर्फोलॉजी आपको पता है कि ये रिएक्टिव लिम्फोसाइट है। रिएक्टिव लिम्फोसाइट में भी तीन टाइप के अलग मॉर्फोलॉजीज है। उसमें आपको ये क्लिक करते हैं कि वो लिम्फोसाइट में फिर आप ये अगर आपको एक्सपर्टीज हो मॉर्फोलॉजी की तो आप ये कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये कौन सा वायरल इन्फेक्शन, जैसे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में लिम्फोसाइट की मॉर्फोलॉजी डिफाइंड मॉर्फोलॉजी होती है। अगर आप उसको पिक कर सकते हैं तो आप ये कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की तरफ जा रहा है। या डेंगू में जो है उसकी मॉर्फोलॉजी, या आजकल जो कोविड चल रहा है उसमें भी लिम्फोसाइट की मॉर्फोलॉजी काफ़ी देखी गई है कि उसमें वेक्यूलेशन टाइप होते हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो डब्ल्यूबीसीज है उनमें अगर कोई चेंजेस आ जाती है, जैसे कि टॉक्सिक ग्रेनुलेशन आ जाती है या पल्गर की एनोमली आ जाती है या इस तरह और सेल जो है अपनी वेरिएशन या हाइपरसिगमेंटेशन भी बना जाती है, तो इट्स मीन के मॉर्फोलॉजी जो है वह के साथ साथ और डिजीज के साथ साथ जो है वो चेंज होती है। अच्छा, आपने लिम्फोसाइट की बात कर ली, तो लिम्फोसाइट जनरली हम अगर डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट का मतलब ये है कि उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है। तो एक ग्रेनुलोसाइट में कभी कभार हमें लिम्फोसाइट में और जो मोनोसाइट है उसमें ग्रेन्यूल्स नजर आ जाते हैं। तो ये क्यों आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं? ये जो है ना, यही तो ये डिफरेंशिएशन है कि फेब क्लासिफिकेशन में या फेब ने ये मॉर्फोलॉजी पे जस्ट डिफाइन किया कि नॉर्मल मॉर्फोलॉजी में इस तरह की आपको नॉर्मल मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा आप हट के जाते हैं। कोई जैसे कुछ कंजेनिटल या इनहेरिटेड डिजीज ऐसे हैं जिसमें आपको लिम्फोसाइट में ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, कामा शेप ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। और एक ये है कि जो रिएक्टिव लिम्फोसाइट है उसमें कभी कभी आपको
ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, जैसे क्योंकि ये भी जो बी लिम्फोसाइट है, जैसे फेगोसाइट काम करते हैं, या जो मोनोसाइट्स हैं वो तो है ही फेगोसाइट, तो वो भी इसी ग्रेन्यूल्स के बेस पे उसको डिस्ट्रॉय करते हैं जो इन्वेडर होता है। ठीक। तो उस वजह से उसमें ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं, नॉर्मली नहीं होते, नॉर्मली इसीलिए हम, और ये ग्रेनुलोसाइट की जो टर्मिनोलॉजी है ये नॉर्मल कंडीशंस में ही अप्लाई की गई है, कि वरना फिर लॉबुलेटेड और एलॉबुलेटेड जो है उसमें फिर वो डिफरेंट है कि लॉबुलेशन में भी, जैसे आपने पैलिग्राम की बात की, उसमें बायलोब न्यूट्रोफिल आ जाते हैं, या हाइपोसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल भी होते हैं, इन्फेक्शंस में आते हैं, तो वो उसमें भी चेंज। बताइए मुझे कि जब हम पेरिफेरल स्मेयर देखते हैं तो पेरिफेरल स्मेयर पे हम काउंट या कैसे करते हैं, उन्हें उसका आइडिया जो है वो हमें कैसे लग जाता है कि WBC नॉर्मल रेंज में है, या क्योंकि उसमें नॉर्मल ब्लास्ट भी हो सकते हैं। इसी तरह प्लेटलेट्स जो है वो हम रिपोर्ट में तो देखते हैं, लेकिन कभी कभार जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है और फिर पेरिफेरल के साथ हमें उसे कंपेयर करना पड़ता है। वो हम 1 बाय 1 जाएंगे। पहले हम RBC को अगर देखते हैं ना, RBC में मोस्टली हमें काउंट में आ जाता है कि MCV नॉर्मल होता है, लेकिन जब हम पेरिफेरल स्मेयर देखते हैं तो उसमें डुअल पॉपुलेशन नज़र आ रही होती है, जैसे मैक्रोसेटिक और माइक्रोसेटिक दोनों होते हैं, तो उसमें आपके MCV नॉर्मल आएगा अगर 50-50 हो, और या नॉर्मोसेटिक माइक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर हो। डुअल पॉपुलेशन जब भी होती है, आपके जो रेड सेल इंडेक्सेस है, स्पेशली MCV और MCHC, ये आपको कंफ्यूज कर रहा होता है। तो इस वजह से पहले आपने, और फिर जो पेरिफेरल स्मेयर के ऑब्जर्वेशन का तरीका है उसमें भी आपने देखना होता है कि आप ज़्यादा टेल की साइड पे ना देखें, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादातर सेल स्फेरोसाइट्स नज़र आ रहे होते हैं, तो बंदा उसको, जो एक्सपीरियंस नहीं होता उसको स्फेरोसाइट ही लेबल कर लेता है। बेस्ट एरिया है ना, स्टार्ट में बेस्ट एरिया आपने लो पावर पे पहले स्कैन करें, स्कैन करने के बाद आप देखें कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स की कहाँ पे हुई है। ज़्यादा टेल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको WBC बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और RBC आपको बहुत स्प्रेड हुए मिलेंगे। ये बेयरली ओवरलैप्ड हो, कुछ सेल एक दूसरे ओवरलैप्ड हो, कुछ सेल सेपरेट पड़े हो, RBC मॉर्फोलॉजी के लिए वो बेस्ट एरिया है। वहाँ पे आपको फिर सेंट्रल एरिया का डिफाइन करना होगा कि 1/3 आप कैसे देखेंगे, और सेल्स के साइज को, तो इसके लिए हमने एक पैरामीटर रखा है सेल के साइज को कि मैं स्मॉल मैच्योर लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस से कंपेयर करें, ताकि आपका स्केल वहीं पे आपको मौजूद है, जस्ट आप कंपेरिजन करें और आपको मिल जाते हैं। फिर मोस्टली जो इनएक्सपीरियंस लोग होते हैं वो एक सेल के पीछे पड़ जाते हैं, वहाँ पे एक इलिप्टोसाइट पड़ा हुआ था, पूरे मॉर्फोलॉजी को पूरे स्लाइड में कोई और नहीं पड़ा होगा, वो उसको देख रहा होगा। तो इसमें आपको पॉपुलेशन को देखना होता है, उसके हिसाब से आपने डिफिनीशन लिखनी होती है कि ये वाले सेल जो सबसे ज़्यादा हैं वो आप पहले डिस्क्रिप्शन में लिखिए, जो सबसे कम है वो लास्ट में आएंगे। हम डिस्क्रिप्शन में पहले लिखते नहीं, 1+2+3+ लिखते हैं। अगर लिखते भी हैं तो उसमें हमारे जो सीक्वेंस सी नहीं होती, वो सीक्वेंस में लिखना चाहिए। माइक्रोसाइटोसिस 4+ है तो पहले लिख लो, मैक्रोसाइटोसिस 4+ है तो उसको पहले लिख लो। और टारगेट सेल मोस्टली, जब जैसे हेमोग्लोबिन C डिजीज वगैरह में टारगेट सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसको फिर भी पहला नंबर नहीं मिलता, और 3rd 4th पे लिखते हैं। आगे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लिख ले तो रिमार्क्स में ये लाजिम लिखना चाहिए, जो इसकी वर्थ ज़्यादा है उसको पहले लिखना चाहिए, यानी हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक सेल विद मार्क्ड जो भी है टारगेट सेल है या टेयर ड्रॉप सेल है, इस तरह लिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये बताएं कि WBC को हम कैसे कंपेयर करते हैं। आपने मॉर्फोलॉजी को बता दिया, लेकिन मैनुअली हम कैसे कंपेयर करते हैं? इससे मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि आप नॉर्मल स्लाइड्स जितने देख लें कि आपको नॉर्मल की पहचान हो जाए, क्योंकि जब तक आपको नॉर्मल की पहचान नहीं है तो एबनॉर्मल आप पहचान नहीं सकते। इसलिए जब जैसे हम न्यूट्रोफिल को ले लें तो उसमें ग्रेन्यूल्स फाइन पिंक और कोर्स पर्पल ग्रेन्यूल्स होते हैं।